आज यहाँ कलैया उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको यो वडामा सडक शिलान्यास कार्यक्रममा मलाई तपाईहरुले आमन्त्रित गर्नुभयो। वडा अध्यक्ष र वडाका सबै पदाधिकारी र यहाँ उपस्थित सबै जनसमुदायप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम खासमा हिजो शहरी विकास मन्त्रालय मेरो नेतृत्व अन्तर्गत चल्ने पार्टी त्यति बेला को हातमा थियो र शहरी विकास मन्त्रालयको सदन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत केही रकम यहाँ निकासा गरिएको थियो। मैले तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री कमरेड प्रभु शाहलाई यस उपमहानगरपालिका अन्तर्गत विकास निर्माणका कामलाई गति दिनको निम्ति भनेर एउटा यही बाटोको निम्ति झण्डै 55 करोड रुपियाँको र अर्को एउटा कार्यक्रममा झण्डै 70 करोड रुपियाँको त्यति बेला निकास भएको थियो र अहिले टेन्डर भएर यो बाटो म आफै आएर शिलान्यास गर्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। र अर्को 70 करोडको कार्यक्रम पनि बाटो पनि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढी नै सकेको छ। छिटै त्यो पनि अगाडि जान्छ र आउने दिनमा पनि म 12 जिल्ला अन्तर्गत यो कलैया उपमहानगरपालिकाको विकास निर्माणको निम्ति निरन्तर तपाईहरुको साथमा रहने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो विकास निर्माणको प्रक्रियाको सन्दर्भमा म भन्दा पहिला बोल्ने प्रतिनिधि साथीहरूले, प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यले पनि, प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूले पनि धेरै कुरा राख्नु भएको छ। म सबै कुराको बारेमा विस्तारपूर्वक भन्न त सम्भव देखेको छैन, तर केही विषयमा भने मैले राख्नै पर्ने तपाईहरुको अगाडि लागेको छ। र प्रतिनिधि सभाका सदस्यले भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो कि प्रमुख अतिथिले भोजपुरी बुझ्नुहुन्न, यहाँको जनताले चाहिँ पहाडिया भाषा बुझ्दैनन् भन्नुभयो। मलाई त्यो दुईटै कुरा सत्य होइन भन्ने लाग्छ। मैले भोजपुरी पनि बुझ्छु, मैले बुझ्नलाई म बुझ्छु, बोल्न अलिकति अप्ठ्यारो हुने मात्रै हो। म भोजपुरी राम्रैसँग बुझ्छु र मलाई लाग्छ तपाईहरुले पनि मैले बोलिरहेको भाषा राम्रै बुझ्नुहुन्छ। मलाई त्यो विश्वास छ तपाईहरुले राम्रै बुझ्नुहुन्छ। हामी सबैले धेरै भाषा बुझ्छौं, तर हाम्रो माननीय सदस्यलाई यदि यहाँको जनताले अलि सजिलो हिन्दी बुझ्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ भने म हिन्दीमा पनि बोल्न सक्छु। अगर आप लोग को हिंदी में समझने में ज्यादा आसान होता है तो मुझे हिंदी बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल सकता हूं। और उन्होंने कहा कि संविधान की बात, पहले प्रदेश सभा के माननीय सदस्य और बाद में प्रतिनिधि सभा के सदस्य ने भी ये बात सही तरीके से कहा कि नेपाल में ये संघीयता स्थापित करने में, नेपाल में गणतंत्र स्थापित करने में और समावेशी और समानुपातिक मान्यता को स्थापित करने में मेरी नेतृत्व की बहुत बड़ी लड़ाई प्रमुख माध्यम थी। उस लड़ाई में तराई मधेश में ही अकेले मेरे नेतृत्व में 1300 से ऊपर मधेश की बेटा और बेटी का कुर्बानी हुआ है। दूसरे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा कि मेरे नेतृत्व के जनयुद्ध के समय में सबसे ज्यादा मधेश में जागरण लाने के लिए, मधेसी जनता की पहचान और अधिकार के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी हुआ है। और मैंने मधेसी जनता की पहचान और अधिकार के लिए मेरे अपने ही पहल में, मेरी अपनी ही कोशिश में, उस समय अंडरग्राउंड रूप में भी मैंने मधेश के सम्मेलन करके और मध्य प्रदेश के बारे में
और मधेश सरकार के बारे में पहली बार नेपाल के इतिहास में मैंने घोषणा किया। इसलिए संविधान बनाने के मामले में हो, यह मधेश में एक राजनीतिक जागरण, पहचान और अधिकार की चेतना विस्तार करने में मेरी जो भूमिका रही है, मुझे गर्व है। उसी भूमिका के चलते ही और मधेश को नेपाल के निरंकुश सामंती तत्वों ने, नेपाल की सामंतवाद का नायकों ने मधेश की जनताओं के दूसरे दर्जे की नागरिक का व्यवहार किया था। मैंने उसके खिलाफ बगावत किया था। मधेश की जनता के पक्ष में देश के सभी उत्पीड़ित वर्ग और जाति, समुदाय, भाषा और अभी सभी सांस्कृतिक मूल्य मान्यताओं की जनता के साथ में। इसलिए मैंने कहा था कि मधेश की जनता के साथ मेरा प्रेम है, मेरा सद्भाव है, मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। और मैंने ये संविधान में संघीयता, गणतंत्र, समावेशी, समानुपातिक मान्यता स्थापित करने में पहली बार मेरी तरफ से पूरी कोशिश की गई है। मुझे लगता है आप लोग ये बात अच्छी तरह से समझते भी है। दूसरी बात, सिंह दरबार की जो अधिकार थे, सभी अधिकार सिंह दरबार में केंद्रित हुआ करता था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाकर उस अधिकार को जनता के बीच में, गांव घर में, स्थानीय तह में लाने के लिए मैंने काफी मेहनत की। अभी मैं लंबी व्याख्या तो नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग, मुझे लगता है कि इतिहास में सबसे ज्यादा समझते हैं आप लोग कि मैंने काफी कठिनाइयों को, जटिलता और काफी प्रेशर को झेलते हुए मैंने सिंह दरबार के अधिकार को स्थानीय तह में लाने में सफलता मुझे मिला, हम सभी को मिला। अगर आपकी साथ नहीं होता, आप लोग की समर्थन नहीं होता, आप लोग के मेरे ऊपर भरोसा नहीं होता, क्या मधेश, क्या पहाड़, क्या हिमालय, सभी लोग, सभी क्षेत्र के, सभी इलाके के जो उत्पीड़ित समुदाय है, उन सभी पर अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं होता तो सिंह दरबार के अधिकार आज जिस तरीके से गांव पालिका और नगर पालिका के रूप में, ये कोई गांव पालिका और नगर पालिका कोई गांव पंचायत नहीं है, ये कोई गांव विकास समिति नहीं है, ये स्थानीय सरकार है। अभी मैं इसी जिला के विश्रामपुर गांव पालिका में वो गांव पालिका का आईन संग्रह का एक विमोचन करके आया हूँ। पहली बार स्थानीय तह एक स्थानीय सरकार के रूप में, वहाँ पे कार्यपालिका रहेगी, वहाँ पे न्यायपालिका की भूमिका रहेगी और वहाँ व्यवस्थापिका की भूमिका रहेगी। ऐसा एक शक्ति संपन्न स्थानीय सरकार नेपाल के इतिहास में पहली बार हुआ है। अगर हमारी संघर्ष नहीं होती, हमारी और मेरे नेतृत्व में बाद में मधेश के भी जो चाहे राजपा हो आज की, चाहे संघ समाजवादी फोरम है हो, उन सभी का भी मैंने ही इस दल की नेतृत्व करके ये संविधान बनाने के समय अधिकतम प्रेशर पुराने विचार वाले लोगों के ऊपर बना करके ही ये संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र और ये स्थानीय तह बन पाया है। इसलिए मैं पूरे गर्व के साथ आप लोग के साथ में मैं पूरे विश्वास के साथ कहूंगा कि अगर हमारी लड़ाई नहीं होती, हमारी बगावत नहीं होती सामंतवाद के खिलाफ, निरंकुश तंत्र के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ और मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सभी समुदाय की पहचान और अधिकार की लड़ाई नहीं होती, तो आज कहना चाहूंगा ये संविधान को हमने एक पूर्ण संविधान के रूप में कभी नहीं माना है। इसको परिमार्जित होते रहना चाहिए, इसको एक गतिशील दस्तावेज के रूप में हमें मानना चाहिए। इसलिए आप लोग को शायद समझना होगा, मुझे विश्वास है आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि मेरे नेतृत्व में संविधान संशोधन के प्रस्ताव को
संसद में टेबल करके मध्य की जनता की जेन्युइन भावना को, जो सही भावना और मांग है, उसको संबोधन करने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुका है और वो आगे बढ़ता रहेगा। ये बात मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। दूसरी बात, अभी प्रधानमंत्री केपी ओली, मैं और संघीय समाजवादी फोरम के नेता उपेंद्र यादव के बीच सरकार में सहभागी होने से पहले एक राजनीतिक सहमति हुई है। मुझे लगता है आप सबको ये मालूम है, अगर नहीं है तो भी मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि उसमें एक राजनीतिक सहमति हुई है और उसमें लिखा गया है कि मधेश आंदोलन के टाइम में जो मांगे मधेसी जनता की आई है, उसको संविधान संशोधन के जरिए संबोधन किया जाएगा। इसमें कॉमरेड केपी ओली, मेरा और उपेंद्र यादव का संयुक्त हस्ताक्षर है और हम उसके तैयारी में आगे बढ़ रहे हैं। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहूंगा। इसलिए ये संविधान सभी का, मधेश का, पहाड़ का, हिमालय का, सभी का संविधान बनाने की प्रक्रिया को हम परिमार्जित करके आगे ले जाना चाहते हैं और वो प्रक्रिया अभी रास्ते में है। ये विश्वास में मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। और अभी राजपा के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा, हमारी बातचीत चल रही है और जिस तरीके से संघीय समाजवादी फोरम के साथ हमारी राजनीतिक सहमति हुई है, उसी लाइन में राजपा के साथ भी सहमति करके संविधान संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री केपी ओली और मैं सहमत हो चुके हैं। इसलिए यहाँ पे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये कंफ्यूजन की बात नहीं है। हम सभी को मिल के आगे बढ़ने की, नई संकल्प करने की बात है। ये मैं ये बात भी कहना चाहूंगा। जहाँ तक नागरिकता का सवाल है, एक हफ्ता पहले की बात है, प्रधानमंत्री, मैं और गृह मंत्री साथ बैठ करके ये नागरिकता का मुद्दा, ये मुद्दा ही नहीं है जिसका माता पिता जन्म सिद्ध नागरिक है, उनका बेटी और बेटा को नागरिकता नहीं मिल रहा है, ये तो एक अजूबा जैसा हुआ। ये तो आठवां आश्चर्य हो ही नहीं सकता दुनिया में कहीं भी। इसलिए प्रधानमंत्री और मैंने गृह मंत्री को तुरंत प्रक्रिया शुरू कीजिए और नागरिकता की जो ये वाहियात तर्क के साथ उसको रोका गया है, उसको खोलने के लिए सभी जिसके माता पिता का जन्मसिद्ध अधिकार के आधार पे नागरिकता है, उनके बेटा बेटी सभी को नागरिकता मिलना चाहिए। मुझे विश्वास है गृह मंत्रालय के तरफ से ये प्रक्रिया आगे बढ़ चुका है। कुछ दिन के अंदर आप लोग को मालूम होगा नागरिकता का समस्या ये सरकार समाधान करेगी। इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। ये भी मैं आप लोगों के साथ स्पष्ट कहना चाहूंगा। अब रहा विकास निर्माण की बात को, जैसे कि तराई मधेश पहाड़ की सुरक्षा के लिए और पहाड़ तराई की सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है। हमारी प्रकृति ने ही हमको मिल के आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया है। अगर पहाड़ में कुछ गड़बड़ी होगा, वहाँ के प्राकृतिक संरचना में, वहाँ के इकोसिस्टम में, तो सीधा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मधेश में आ जाएगा। अगर मधेश में कुछ समस्या, प्राकृतिक समस्या खड़ा हुआ, यहाँ पे जंगल की, यहाँ के नदी नाला की, यहाँ की मरुभूमिकरण की प्रक्रिया को हमें अगर नहीं रोक पाए तो पहाड़ सुरक्षित नहीं होने वाला है। पहाड़ भी उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से नहीं बच सकता है। इसलिए सूर्य संरक्षण के जो कार्यक्रम सरकार की तरफ से आगे बढ़ाया गया है, उसमें आज की सरकार की और मेरी बहुत बड़ी ध्यान है कैसे ये पानी का जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको हल किया जाए, जंगल विनाश की जो प्रक्रिया है उसको हल किया जाए, और ये बालू गिट्टी की जो समस्या है उसको कैसे हल किया जाए, इसको हल करने के बारे में अभी वन मंत्रालय के साथ भी और ये वातावरण मंत्रालय के साथ भी हमारी गंभीरता से बातचीत हो रही है। मैं आप लोग से विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी भविष्य
एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है पहाड़ और मधेश के भविष्य कि दोनों मिल के काम करके ही हम एक दूसरे की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। हमें चिंता है अगर जंगल की कटानी नहीं रोका गया, अगर सूर्य संरक्षण की प्रक्रिया को एक रणनीति के तहत नहीं आगे बढ़ाया गया तो मुश्किल आ सकता है। इसलिए मैं आप लोग की चिंता को अच्छी तरह से समझता हूँ। ये आप लोग का ही नहीं, ये मेरी भी चिंता है और पहाड़ के सभी लोगों की भी चिंता है। इसलिए चाहे निजगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात हो या फास्ट ट्रैक जो अब आ रहा है, आप सबको मालूम है, मैंने ही शिलान्यास किया था फास्ट ट्रैक लाने के बारे में और नेपाल आर्मी को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट निजगढ़ में बनाने की बात को भी और रेलवे लाइन लाने की बात को भी मुझे लगता है, मैंने अभी विश्रामपुर में भी यही बात कहा कि आप बाराबासी सभी जन समुदाय बहुत भाग्यशाली भी है। आपके यहाँ फास्ट ट्रैक आ रहा है, आपके यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, आपके यहाँ रेलवे लाइन आ रहा है। विकास की दृष्टि से ये सभी ये कनेक्टिविटी के एक इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक रोल रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट न पड़े न हो, इसके लिए हमें फिर वन को जंगल को बनाए रखने के बारे में, रेलवे के विकल्प के बारे में जिस तरीके से आप लोग प्रश्न को उठा रहे हैं, इसमें हम गंभीरता से लेंगे और वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में, यहाँ की सुरक्षा को, यहाँ की जमीन की सुरक्षा को, यहाँ की उत्पादन की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हमारी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखा जाएगा। आदरणीय जन समुदाय, इस तरह आज जिस तरीके से ये सड़क का मैंने शिलान्यास करने का अवसर आप लोगों ने दिया, मैंने पहले ही आप लोगों को धन्यवाद कह चुका हूं और आगे भी ये सड़क संजाल बनाने में और कलैया को जिला के सदर मुकाम के रूप में दाएं बाएं करने की कोशिश हो रही है। इस तरीके से यहाँ से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन मेरे वहां गया था और मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। जिला सदर मुकाम अभी नेपाल में 77 जिला सदर मुकाम है, उसका जो भविष्य होगा कलैया का भी वही रहेगा, उससे कम और उससे ज्यादा नहीं होगा। मैंने बहुत स्पष्ट शब्द में कहा है यही होगा। कलैया को ये उप महानगर पालिका बनाने में भी मेरी तरफ से विशेष भूमिका हुई थी, शायद आप लोग को ये मालूम है। नहीं तो यहाँ पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी होने की खतरा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग के साथ कंधे में कंधे मिला करके आगे बढ़ने में मुझे गर्व होता है। मुझे गर्व होता है कि नहीं, क्योंकि यह जो जागरण आया है उसके साथ मेरा वैचारिक भी और भावनात्मक भी संबंध है। इसके साथ ही साथ यहाँ ये राम जानकी मंदिर और ये जो पोखरी हम ये जो आगे पोखरी हम देख रहे हैं, इसको एक पार्क के रूप में विकास करने में कुछ बजट और रकम की बात आप लोगों की बात है, मुझे ये मालूम हुआ है। सांस्कृतिक पार्क को विकास करने के लिए यहाँ एक प्राविधिक विद्यालय बनाने के बारे में और मिनिमम 25 शैय्या की हॉस्पिटल बनाने के बारे में और ये सभी कार्यक्रम के लिए बजट की व्यवस्था के बारे में आप लोगों की बात को मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। मेरी तरफ से जितना संभव है आपको विकास और निर्माण के काम में हमारा साथ रहेगा। मैंने जो कहा है आप लोगों से बहुत गंभीरता से कहा है और आज ये खतरा तो है। मैंने संविधान में हस्ताक्षर करते समय मैंने नोट ऑफ डिसेंट लिखा था, शायद आप लोगों को मालूम है। ये काफी नहीं है, अभी जितना प्राप्त है वो तो हम लेके आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे जाना है हमें। इसलिए संविधान संशोधन की बात मैंने ही संसद में आगे बढ़ाया था, ये भी आप लोग को मालूम है।
आज केपी ओली और प्रचंड और उपेंद्र यादव मिल के और मोहन ठाकुर भी देर सवेर आएंगे, मुझे विश्वास है। हम सब मिल के फिर ये संविधान को परिमार्जित करते आगे बढ़ेंगे। ये बात भी मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूंगा। और मैं जो 1300 मधेश के महिला और पुरुष मधेसी जनता के बेटा और बेटी की कुर्बानी मेरे लीडरशिप में हुआ है, तो मैं मधेसी जनता के हक अधिकार के पक्ष से कैसे हट सकता हूं। अंतिम समय तक मैं आपके साथ आप लोगों के पहचान और अधिकार के लिए लड़ता रहूंगा, एक विश्वास करते हुए। और आप लोग की जो यहाँ पे बहुत खुले हृदय से मेरी स्वागत हुई, अभी मेरे अभिनंदन और सम्मान आप लोगों ने किया, उसके लिए मैं मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए, और हम सभी मिल के आगे बढ़ने की एक नई ऐतिहासिक अवसर आई है, इसके लिए विशेष अपील करते हुए मैं विदा होता हूं। धन्यवाद। अभिवादन।